हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में हम लोगों ने दो पार्ट्स देखे। एक तो उसका एक्सल पोर्शन था और एक उसका अपेंडिकुलर पोर्शन था। तो जो एक्सल पोर्शन की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हम लोगों ने स्केलेटन देखा। अब इस स्केलेटन में जितना भी पोर्शन है वो कौन से पोर्शन का है? एक्सल पोर्शन का। हम लोगों ने खोपड़ी की स्टडी कर ली, ठीक है, जो हम लोगों ने स्केल वाला पोर्शन पढ़ा है। एंड देन हम लोगों ने यहाँ कल रिब्स और स्टर्नम की स्टडी की थी। उसके साथ ही मैंने कहा था कि जो रिब्स है, स्टर्नम है, और यहाँ पे आपको ये जो पीछे रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये मिलके क्या बनाते हैं? हमारे रिब केस बनाने का काम करते हैं। तो रिब केस का आज जो हमारा पोर्शन रहा है, तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे बोन्स ऑफ और वर्टिबल कॉलम। तो बोन्स ऑफ और वर्टिबल कॉलम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बैकबोन भी बोल सकते हैं। और इसका ओरिजिन किस टाइप से होते हैं? तो इसके ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे इसका ओरिजिन कैसा रहेगा? मेसोडर्मल रहेगा। तो ध्यान में रखना आप कि एक्टोडर्मल क्या है, मेसोडर्मल क्या है और एंडोडर्मल क्या है। होप सो कि आपको इतने दिन पढ़ाते हुए हो गए मेरे को, तो आपको इन चीज़ों का नॉलेज हो गया होगा। और जो कोई मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो में जाके ये चीज़ें समझ सकते हैं कि एक्टोडर्मल क्या है, मेसोडर्मल क्या है और एंडोडर्मल क्या है, ठीक है। और एक मैंने बात आपसे ये और कही थी कि हर चीज़ को समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि उसका डायग्राम बहुत अच्छे से आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो आपको डायग्राम समझा रखा है, तो उस डायग्राम से आपको ये पूरी थ्योरी है वो समझने में थोड़ी इजी रहेगी। तो आज मैं पहले आपको यहाँ पे एक डायग्राम समझा देती हूँ जिससे आपको ये थ्योरी पढ़ने में इजी रहे। अब हम बोले कि जो वर्टिबल कॉलम है, हमारी बैकबोन है, वो रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। किस टाइप की होती है? रोड शेप्ड। अब रोड बोले तो यदि मैं बोल दूं कि सिर्फ एक ही हड्डी की बनी हुई है, अब एक ही हड्डी की बनी हो तो प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि हम मुड़ नहीं पाएंगे, झुक नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हमारी जो बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी वर्टिबल कॉलम को ही बोलते हैं। उसके बाद में बोले कि जितने भी प्रकार की तंत्रिका है वो भी इसी से होते हुए कहाँ जाती है? ब्रेन में जाती है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ जो ये ऑसिपिटल थी, ठीक है, ऑसिपिटल बोन पढ़ा था, ऑसिपिटल के यहाँ से नीचे कॉन्डाइल से अटैच था ये हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये समझाया भी है, तो मैं आपको वापस रिपीट करवा दूंगी ये चीजें। उसके बाद में हम बात करें आज इस डायग्राम की, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको जब काउंटिंग करवाई तो मैंने कहा कि अपन रीढ़ की हड्डी में 26 बोन्स पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 26 बोन। अब 26 बोन मैंने यहाँ लिख रखे, ठीक है। देन मैंने लिख रखी है वर्टिब्री है वो 33 है। तो यहाँ जब आप काउंटिंग करेंगे ना, तो काउंटिंग करेंगे तो उस काउंटिंग में आपको मैं समझाती हूँ कि किस टाइप से कौन से पोर्शन है वो डिवाइड है। आज हम बात करें इस डायग्राम की। तो इस डायग्राम में जो वर्टिबल कॉलम को कितने पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है? तो इसको 5 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। अब जो सबसे पहला पोर्शन दिख रहा है, जो आपको यहाँ से लग रहा है कि छोटी छोटी हड्डियां और धीरे धीरे जाते जाते कैसी होगी? वो बड़ी हड्डियों में रूपांतरित होगी। देन हम बात करें यहाँ पे जो फर्स्ट है इतनी, ठीक है, जो 7 हड्डियां है, ये 7 हड्डियां हमारा नेक पोर्शन बना रही है, ठीक है, जिसको अपन कहेंगे सर्विकल बोन्स। क्या कहेंगे? सर्विकल बोन्स। देन यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिखाई दे रही है ये 12 है। कितनी है? 12। और हमारा थोरेसिक रीजन बना रही है, जो वक्षीय हिस्सा है जिससे क्या जुड़ी हुई होती है? रिब्स है वो जुड़ी हुई रहती है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे हम बात करें तो नीचे जो 5 बोन्स है और सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोल सकते हैं जिसको, ठीक है, तो वो क्या होती है? लंबर, ठीक है, जो हमारी बेली पोर्शन बना रही है। एंड देन यहाँ पे जो आपको सेक्रम दिख रहा होगा, सेक्रम है वो हिप रीजन बना रहा है, और यहाँ कॉर्टेक्स है वो क्या बना रहा है? टेल रीजन बना रहा है। तो इस टाइप से इसको कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं? 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जहां तक हम बोर्ड लेवल की बात करें तो बोर्ड लेवल में अभी तक है कि 4 साल हो गए सिलेबस को चेंज हुए, लेकिन यहाँ इस चैप्टर से ना कोई क्वेश्चन है वैसे खास बना नहीं। और इस टाइप से यदि आपको क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और बोर्ड के एग्जाम्स में भी जहाँ क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको सबको कवर करते हुए पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे इसके 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है, जो मैंने डायग्राम से समझाया, थ्योरी में आपको रिपीट कर दूंगी, ठीक है। देन हम लोग बात करें कि ये जो शेप है इसकी, तो ये रोड शेप्ड है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि रोड शेप्ड नहीं होती। इसमें क्या होता है? अलग अलग ये हड्डियां है वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। अब अलग अलग हड्डियां उसी टाइप से जुड़ी हुई है जिस टाइप से एक नेकलेस होता है उसमें मोती जुड़ के पूरा का
बनाने का काम करता है। ठीक है, अब ये होता है इसमें जो कर्व पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कितने कर्व पाए जाएंगे? टोटल 4 कर्व पाए जाएंगे। पहला कर्व रहेगा वो सर्विकल कर्व रहेगा, देन ये बाहर की साइड में अपनी बॉडी निकली रहेगी वो थोरेसिक कर्व रहेगा, देन वापस अंदर की तरफ तो ये रहेगा लंबर कर्व एंड देन ये सैक्रल कर्व। तो ये मोस्टली इन हड्डियों के नाम पे ही क्या रखे हुए हैं? इनके कर्व के नाम रखे हुए हैं। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो इस टाइप से अरेंज होती है और यहाँ पे छोटी पाई जाएगी हड्डियां और यहाँ पे कैसे पाई जाएगी? बड़ी और स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डियां पाई जाएगी। और हम बात करेंगे रीढ़ की हड्डी का क्या काम होता है, तो रीढ़ की हड्डी हमारी स्ट्रेंथ होती है, हमारी जो स्ट्रेंथ प्रदान करने का काम करती है। उसके अलावा हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और हमें स्टेबल रखने के लिए जो यूजफुल है वो क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ थ्योरी की, ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम इज अ लॉन्ग कर्व्ड रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। आपको समझ में आ गई होगी बात कि रॉड शेप्ड भी है और क्या होगी? ये कर्व्ड होगी। उसके बाद में इसकी लेंथ है वो कितनी देर की है? 70 सेंटीमीटर लॉन्ग और इसकी आकृति कैसी होगी? एस शेप्ड। ठीक है, इंग्लिश का जो लेटर होता है ना एस, तो एस शेप्ड है। बोन्स का मैंने कहा कि इसमें बोन्स कितनी पाई जाएगी? 26 और 26 का मैं अरेंजमेंट आपको बता चुकी कि यहाँ पे कितनी पाई जा रही है? 7 पाई जा रही है। उसके बाद में यहाँ पे 12 एंड देन यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। अब ये जो 1 और 1 है ना वो किस टाइप से डिवाइड है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे वर्टिब्रली तो कितनी पाई जा रही है? 33। अब जो 33 है उसमें आप यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे 7 कंप्लीटली काउंट होगी, उसके बाद में यहाँ पे 12 है वो कंप्लीटली काउंट होगी, उसके बाद में यहाँ पे जो 5 है वो भी कंप्लीट काउंट हो रही है। लेकिन हम जो यहाँ बात करें, ये आपको पोर्शन दिख रहा होगा, ये क्या है? सैक्रम। ठीक है, अब सैक्रम में क्या है? 1 2 3 4 5 जो वर्टिब्राइज है वो आपस में फ्यूज होके एक स्ट्रक्चर बना लेती है, एक बोन बना लेती है। इसमें किसी भी टाइप का कोई डिस्क प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 1 बोलेंगे। देन कॉर्टेक्स है उसमें भी कितनी है? 4 और 4 मिलके क्या बना लेगी? 1। तो इस टाइप से यहाँ पे ये वर्टिब्राई तो कितनी होगी? 33, लेकिन हम बोन्स की बात करें तो 26 ही रहेगी। कर्व की हम लोगों ने बात कर चुके, कितनी पाई जा रही है? 4 पाई जा रहे हैं। अब यहाँ हम बात करें इनवर्टिबल डिस्क की, तो इनवर्टिबल डिस्क है वो कार्टिलेज की बनी होती है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की, और काउंटिंग में कितनी होगी वो? 23। अब 23 कैसे अरेंज होगी? तो 23 में हम यहाँ बात करें कि यहाँ हमारे नेक पोर्शन में 7 हड्डियां पाई जा रही है, तो 7 हड्डियों को जोड़ने के लिए कितने कार्टिलेज चाहिए? 6 ही चाहिए। उसके बाद में ये 12 है, ये ऊपर से और नीचे से भी अरेंज है, तो 12 के लिए 12 कार्टिलेज ही, और लंबर के लिए यहाँ पे कितनी चाहिएगी? 5 के 5 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर सैक्रम में और कॉर्पस में किसी टाइप का कोई यहाँ पे कार्टिलेज है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये आप इसकी काउंटिंग ध्यान में रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो कितनी होगी? 23 होगी। उसके बाद में हम बात करें यहाँ ओरिजिन, तो वो मैं ओरिजिन आपको बता चुकी। उसके बाद में है मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स ऑफ नोटोकॉर्ड। तो ये जो नोटोकॉर्ड रहता है वो डिफरेंस क्रिएट करता है वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स में। जो अकशेरुकी और कशेरुकी है उसमें जो मेजर डिफरेंस है वो क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता है। अब नोटोकॉर्ड की प्रेजेंट के आधार पे तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? वर्टिब्रेट है, कशेरुकी है। लेकिन नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो वो क्या होगा? अकशेरुकी होगा। ठीक है, तो मैमल्स है वो किस में आते हैं? कशेरुकी में, वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, फिर स्किन के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है। आप लोगों ने पोलो तो देखी होगी। अब पोलो को मैं एक दूसरे के ऊपर इस टाइप से अरेंज करूं, ठीक है, तो ये शेप कैसी बन जाएगी? इस टाइप की शेप बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं इसके अंदर की आपको कैनाल है वो दिखा नहीं सकती, तो उसके अंदर जो जैसे पोलो एक दूसरे पे अरेंज होकर बीच में एक कैविटी बना रही है ना, तो उस कैविटी से जितने भी नर्व्स हैं वो होते हुए कहाँ तक जाएंगे? मस्तिष्क तक जाएंगे, इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं? स्पाइनल कॉर्ड भी बोल सकते हैं। फिर एक डिवाइड्स इनटू 5 पार्ट्स, तो यहाँ पे सर्विकल, थोरैक्स, लंबर और ये सैक्रम और कॉर्टेक्स, और इनके मैंने नंबर आपको आगे लिख दिए। तो इन्हीं के बेस पे यहाँ पे एक वर्टिबल फॉर्मूला बनता है। तो वर्टिबल फॉर्मूला क्या है? C7 T12 L5 S1 और C1। ब्रैकेट में मैंने 5 और 4 लिख दिया है कि जो वर्टिब्रेज है वो आपस में क्या हुई हुई है? फ्यूज हुई हुई है। उसके बाद में हम बात करें कि जिस टाइप से मैंने कहा कि पोलो है और इसके ऊपर यहाँ पे मैं अरेंज कर रही हूँ दूसरी पोलो, ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या एक कैविटी रह रही है। ठीक है, तो जिस पोर्शन से आपस में क्या हो रहे हैं? अटैच हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस पोर्शन से अटैच हो रहे हैं ना आपस में, ये आगे वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, इस
इस आगे वाले पोर्शन से ये अटैच हो रखे हैं और पीछे की साइड में आपको ये स्पाइंस दिख रही होगी, ठीक है, जैसे कैंटिल लाइक स्ट्रक्चर्स, तो ये स्पाइनस प्रोसेस है। तो इस टाइप से हम लोग यदि बात करें कि हम नेक की बात करें, थोरेसिक की बात करें, लंबर की बात करें, सैक्रम की और कॉर्टेक्स की, तो ये सब है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो मैंने इस टाइप से 3 तो बताई है। अब ये है टिपिकल वर्टिब्री जो लगभग संरचनाओं में मैच करती भी होगी, और ये दोनों है वो थोड़ी अलग टाइप की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फॉर्मूला ध्यान रखने में मैंने कहा जिस जगह से आपस में अटैच हो रहे हैं, ठीक है, इसमें ये जगह मतलब एक दूसरे के ऊपर जो अरेंज हो रहे हैं ना, उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, सेंट्रम। क्या बोलते हैं, सेंट्रम बोलते हैं। और ये एम्फीप्लेटाइन टाइप के होते हैं। एम्फीप्लेटाइन टाइप का मतलब है कि दोनों साइड से कैसे होगी, चपटी होगी, चपटी संरचना है और एक दूसरे के ऊपर इस टाइप से अरेंज हो रखी है, दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो रखी है। अब एक दूसरे के ऊपर अरेंज होने के बाद में इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, एक तो पोस्ट जाइगोफाइसिस और एक प्री जाइगोफाइसिस। अब पोस्ट और प्री का मतलब होता है ऊपर पहले सुपीरियर, और पोस्ट का मतलब होता है इंफीरियर मतलब जो अंदर की साइड में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं बात करूँ, इसके ऊपर वाला पोर्शन रहेगा वो प्री रहेगा और नीचे वाला रहेगा वो पोस्ट रहेगा। अब जो नीचे वाली वर्टिब्राई है वो ऊपर वाली वर्टिब्राई से पोस्ट और प्री के थ्रू आपस में क्या होगी, जुड़ी भी रहेगी, और दोनों चपटी संरचनाएं होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, एम्फीपेलेटाइन टाइप, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके बाद में ये देखना कि जितने भी वर्टिब्राइज अरेंज है, ठीक है, तो जितने भी वर्टिब्राइज अरेंज है, इन वर्टिब्राइज के साइड में आपको ये दो सींग टाइप स्ट्रक्चर्स और दिख रही होगी। इसमें सींग टाइप लग रही है इसलिए मैं सींग टाइप बोली, एक्चुअल में सींग टाइप नहीं होती, ठीक है, ये इस टाइप से होगी, दिख रहा है। तो ये होते हैं यहाँ पे फोरेमन। मैंने आपको बताया था फोरेमन क्या होता है, महारंध्र, जो रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रंध्र पाए जा रहे हैं, छिद्र पाए जा रहे हैं, और इन छिद्रों को ट्रांसवर्स फोरेमन बोल रहे हैं, जिसके अंदर से आर्टरीज जा रही है। अब आर्टरीज कौन सी है, बैसिलर आर्टरीज और सबक्लेविन आर्टरीज। अब इनको अरेंज किए हुए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से शुरू होगी आर्टरीज, यहाँ तक, यहाँ से जाते हुए कहाँ तक जाएगी, ब्रेन वाले पोर्शन तक। तो यहाँ से जो एक दूसरे से डिवाइड होते हुए यहाँ से जा रही है उनको क्या बोलते हैं, सबक्लेविन आर्टरी, और ऊपर जाके मिल जाएगी वो बैसिलर आर्टरी रहेगी। तो ब्रेन तक शुद्ध रक्त को ले जाने का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम किसका है, बैसिलर आर्टरीज का है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ कि जो ये वर्टिब्रेज है, इनकी आकृति अलग अलग कैसे है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये आकृतियां बनी हुई दिख रही है, तो ये आकृतियां किसकी है, वर्टिब्रेज की है। ये एक नॉर्मल वर्टिब्राई है, और ये जो दोनों है, इन दोनों की शेप है थोड़ी सी अलग होती है। तो इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इसमें सेंट्रम नहीं पाया जाता। ये सबसे ऊपर वाली वर्टिब्राई रहेगी जो मैंने एटलस के नाम से लिखी है, ठीक है। और एटलस के अंदर, एटलस है उसके अंदर एक कैनाल पाई जाती है, जिससे यहाँ अंदर की साइड में ये आपको दिख रहा है ओडेंटोइड प्रोसेस, जिसको डेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ ये नीचे वाली वर्टिब्राई है जिसमें सेंट्रम भी प्रेजेंट है, और ये यहाँ पे एक उभार है जिसको क्या बोलते हैं, ओडेंटोइड प्रोसेस। अब इसके ऊपर ये यहाँ से अटैच होगा और यहाँ से ऊपर इसके खोपड़ी है वो घूम सकती है, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस ध्यान में रखना। स्पाइनस प्रोसेस मैंने वो जो कैंटिलाइन स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताई दी, ये सेंट्रम बता दिया मैंने आपको, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने वाली आर्टरीज है वो मैंने आपको यहाँ बता दिए। तो इस टॉपिक को टेंशन से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, बस आपको बेसिक नॉलेज के बारे में बताने के लिए मैंने आपको ये टॉपिक है वो थोड़ा सा डीपली ले जाके समझा दिया। बाकी इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए होंगे, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि यहाँ से क्वेश्चन है वो बहुत ही कम बनते हैं अभी तक। तो जितना सिलेबस चेंज हुए आज 4 साल हो गए। और उसके अलावा हम बात करें, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये पोर्शन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए मैंने इसका बेसिक कंप्लीट करते हुए मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी है वो अधिक दी है, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।